नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बेहद ही महत्वपूर्ण और चिंतनीय विषय पर बातचीत करने वाले हैं और यह विषय जुड़ा हुआ है पर्यावरण के परिवर्तन से या फिर कहें जलवायु परिवर्तन से। और आपको मैं बता दूं कि GS पेपर 3 में जो IAS का मेंस का सिलेबस है, GS का पेपर 3 में पर्यावरण के बारे में आपको पढ़ना होता है और इस लिहाज से यह जो मुद्दा है, यह जो विषय है, आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आज हम लोग कुछ विषयों पर बातचीत करेंगे। इस संदर्भ में वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि टॉपिक क्या है। टॉपिक है खतरे के निशान को यह दुनिया पार कर रही है। खतरे का यह निशान क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर को इस इमेज में दर्शाया गया है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति को यहाँ पर मद्देनजर रखा गया है और इस लिहाज से इसमें इसके बारे में चर्चा की जाएगी कि ग्लोबल वार्मिंग किस तरीके से आगे आने वाले समय में खतरा बन सकता है। ठीक है, आज की चर्चा की शुरुआत हम इसी के माध्यम से करते हैं और सबसे पहले एक रिपोर्ट की बात करते हैं। साइंस जर्नल में एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन बिंदु की चर्चा की गई है। जलवायु परिवर्तन बिंदु का मतलब क्या हुआ? क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट। क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट। अब यह जलवायु परिवर्तन बिंदु क्या है, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा और साथ ही यहां पर और भी बता दूं कि रिपोर्ट में और क्या कहा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान बढ़ोतरी होती है तो इसका नुकसान बहुत अधिक हो सकता है। ठीक है, साथ ही यह भी कहा गया है कि कई जलवायु परिवर्तन बिंदु उभरने की भी आशंका जताई जा रही है आगे आने वाले कुछ समय में। यहां तक बात क्लियर है कि जलवायु परिवर्तन बिंदु को लेकर करके इस रिपोर्ट में एक बड़ी चिंता जताई जा रही है। और अभी वर्तमान की स्थिति में आपको बताऊं तो पूरी पृथ्वी पर 9 जलवायु परिवर्तन बिंदु के तौर पर जाने जाते हैं, है ना। 9 जलवायु परिवर्तन बिंदु। क्लियर? अब यहां पर देखो, आपके लिए 2-3 चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहली बात तो ये कि आखिर यह जलवायु परिवर्तन बिंदु का मतलब क्या हुआ, है ना। जब आप इसको समझेंगे तब आप आज के टॉपिक को भी अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन बिंदु को हम क्या कह रहे हैं? CTP। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, CTP, क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट। यानी कि यह एक ऐसा बिंदु है जहां से यदि आगे बढ़ा जाए तो फिर वहां से वापस मुड़ना बहुत ही नामुमकिन है, नामुमकिन सा है। ठीक है, इम्पॉसिबल है, मानकर चलिए। तो यह कैसा बिंदु है? तो यह परिवर्तन का बिंदु है। किस चीज का परिवर्तन? तो जलवायु का परिवर्तन। क्लियर? तो ये तो आप इस शब्द से आप समझ पा रहे हैं कि एक बिंदु है परिवर्तन का, जलवायु परिवर्तन। क्लियर? अब यहां पर थोड़ा सा इसको आप ऐसे समझिए कि आपने सी सॉ देखा है जिस पर बच्चे खेलते हैं, एक तरफ एक बच्चा बैठता है, दूसरी तरफ एक बच्चा बैठता है और देन फिर वो खेलते हैं। तो मान लीजिए कि यहां पर आप एक गेंद रख रहे हैं, है ना, इस तरीके से एक गेंद रख रहे हैं। तो इस गेंद को इस पॉइंट तक लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। क्लियर? जब आप इसे पुश करेंगे तो फिर यह गेंद यहां पर चला आएगा। क्लियर? लेकिन अब यह गेंद जब यहां पर चला आएगा, देन फिर इस तरफ, इस दिशा में आने के लिए यह गेंद ऑटोमेटिकली नीचे की ओर लुढ़क जाएगा और वह खुद से वापिस नहीं आ सकता है कि नहीं। तो यह जो स्थिति है, ऐसी ही स्थिति को यहाँ पर जलवायु परिवर्तन बिंदु के तौर पर देखा जा रहा है और समझा जा रहा है। कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों कि यदि इस पॉइंट पर कोई पृथ्वी का लोकेशन आ गया है तो आप ये मानकर चलिए कि अब वहां पर कोई भी सुधार नहीं हो सकता है। जलवायु यदि वहां की प्रदूषित हो चुकी है, समाप्त होने के कगार पर है, जलवायु वहां की विनष्ट हो रही है, तब अब उसमें किसी भी स्तर पर सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, इसी को यहां पर कहा जा रहा है जलवायु परिवर्तन बिंदु या फिर कहें क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट, है कि नहीं। यहां पर यह दर्शा रहा है कि इसके आगे की स्थिति यदि आ जाती है उस पार्टिकुलर लोकेशन पर, तो फिर वह जो है बहुत तेजी से वैश्विक तापन का शिकार हो जाएगी
और जलवायु वहां की पूरी तरीके से विनष्ट हो सकती है ना, वहां की पारिस्थितिकी बिल्कुल विनष्ट हो सकती है। ये बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से आपको समझनी है। इसे आप एक और उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप ईंट का एक ढेर लगाते हैं, ठीक है, 10-15 ईंट आप एक के साथ एक के बाद एक कर करके जोड़ते चले जाते हैं, बीच बीच से आप एक एक ईंट खिसकाते हैं, ठीक है, तब तक तो वह ईंट का जो आपने ढेर लगाया है वह अपने आप नहीं गिरेगा। लेकिन एक ऐसी स्थिति आएगी जबकि वह पूरा का पूरा जो ईंट का आपने ढेर लगाया था भरभरा कर नीचे की ओर गिर जाएगा। तो वह जो स्थिति है उसी स्थिति को यहाँ पर CTP यानी क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट के तौर पर समझा जा सकता है कि उस पार्टिकुलर पॉइंट के बाद में वह जो पूरी की पूरी व्यवस्था है, पूरा का पूरा जो वहां का तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र है, वह चरमरा करके समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल बिखर जाएगा, उसे फिर से रिवाइव नहीं किया जा सकता है, रीगेन नहीं किया जा सकता है। तो इसी को यहाँ पर किस रूप में जान रहे हैं, CTP के तौर पर हम जान रहे हैं। और पूरी पृथ्वी पर कितने ऐसे बिंदु हैं, तो 9 ऐसे बिंदु हैं। क्लियर, यहां तक बात आप समझ गए है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि यहां पर देखो एक चीज और आप समझ लीजिए कि यहां पर इस रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि कई जलवायु परिवर्तन बिंदु और उभरने की आशंका है। अभी तो 9 ही है ना, और भी यदि यही स्थिति बरकरार रही, जिस हिसाब से ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन हो रहा है और जिस हिसाब से हम उस पर नियंत्रण लाने में नाकामयाब रह रहे हैं, ऐसी स्थिति यदि आगे कंटिन्यू बनी रही तो फिर हो सकता है कि 9 से भी कहीं ज्यादा ऐसी जो लोकेशंस है वो लोकेशन पूरी पृथ्वी पर देखे जा सकते हैं, और जो कि पूरी लाइफ के लिए है ना, पूरे जीवन चक्र के लिए वह नुकसानदायक हो सकता है। अब एक नजर ये हम देख लें कि आखिर पूरी पृथ्वी पर ये जो 9 CTP यानी कि क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट जो है वो कहां कहां पर है। ठीक है, चलिए, एक तो है ग्रीनलैंड का जो क्षेत्र है वह है, दूसरा है जो परमाफ्रॉस्ट की स्थिति कुछ जगहों पर देखी जा रही है, एक यहां पर और एक कुछ यहां पर साइबेरिया वाले रीजन में, और एक यहां पर अलास्का से थोड़ा ऊपर वाले रीजन में जो परमाफ्रॉस्ट लॉस की स्थिति देखी जा रही है वह है। ठीक है, तो पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, ठीक है, तीसरा है अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन ब्रेकडाउन, है ना, जो कि यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर। ठीक है, ये अटलांटिक महासागर का रीजन है और यहां पर समुद्री जलधाराओं में अनियमितता की स्थिति हाल के समय में देखी गई है, और इसे भी यहां पर CTP के अंतर्गत रखा जा रहा है। इसके बारे में अभी हम डिस्कस भी थोड़ा सा कर लेंगे कि यहां पर किस तरीके से सामान्य तौर पर व्यवस्था चलती है और वर्तमान में क्या स्थितियां देखी जा रही है। आगे बात करें, एक बोरियल फॉरेस्ट शिफ्ट यहां पर देखा जा रहा है जो इस वाले रीजन में है ना, जो रूस और यहां पर कनाडा वाले रीजन में आप देख सकते हैं। क्लियर, जो ये है 4th नंबर, 4 की बात हो गई। 5वां जो है वो है अमेजन वनों में जो स्थिति है वहां पर भी बहुत ही बेतरतीब तरीके से, अनियमित तरीके से वहां पर की जो पारिस्थितिकी है उसको नुकसान पहुंच रहा है ना। आपके बीते कुछ समय में आपने सुना होगा कि अमेजन के वनों में आग लग गई या फिर कुछ ऐसी घटनाएं हो गई जिसका उल्टा प्रभाव यहाँ की पूरी इकोसिस्टम पर पड़ा है। ठीक है, 5वां ये हुआ। 6ठा जो है वह है पश्चिमी अंटार्कटिक आइस शीट में डिसइंटीग्रेशन, यानी कि पश्चिमी जो अंटार्कटिक बर्फ का जो क्षेत्र है, आइस शीट है, उसमें भी विघटन और टूटन की स्थितियां हाल के समय में देखी गई हैं, और इसे भी CTP के तौर पर समझा जा सकता है। ये 6ठी बात हो गई। 7वां जो है वह है वेस्ट अफ्रीकन मानसून शिफ्ट, है ना, पश्चिमी अफ्रीका में जो मानसून की स्थिति है उसमें भी बदलाव हाल के समय में बहुत तेजी से देखा गया है, तो ये 7वां हुआ। 8वां जो है वह है भारतीय मानसून में जो शिफ्टिंग की स्थिति हाल के समय में देखी गई है, अनियमित मानसून की स्थिति बहुत तेजी से देखी जा रही है। पहले भी मानसून अनियमित रहता था, ऐसा नहीं है कि मानसून पहले अनियमित नहीं रहता था, लेकिन हाल के समय में इसकी तीव्रता में बढ़ोतरी हुई है, तो ये इसे भी यहाँ पर CTP के अंतर्गत रखा जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसके अंतर्गत भारत का भी जो मानसून है वो भी आ रहा है, तो आने वाले समय में परीक्षा में इस तरीके से सवाल बन सकता है। ठीक है, 9वां जो है वो है कोरल रीफ से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, उसे भी CTP के अंतर्गत रखा जा रहा है। तो ये टोटल पृथ्वी पर एट प्रेजेंट, यहाँ पर हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, है ना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी कि आगे आने वाले समय में इनकी संख्या बढ़ सकती है।
क्लियर। लेकिन वर्तमान की यदि हम बात करें तो एट प्रेजेंट टोटल 9 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर की स्थिति बहुत ही क्रिटिकल हो गई, क्रांतिक स्थिति हो गई। इसके बाद यदि और वहां पर जलवायु परिवर्तन की स्थिति बनी रही, वैश्विक तापन और तेजी से होता रहा, तो इनको और इतना अधिक नुकसान हो सकता है कि फिर से हम इनको रिवाइव नहीं कर सकते हैं इन क्षेत्रों को, और जो बदलाव होंगे वह विनाशकारी बदलाव होंगे। क्लियर। यहां तक बातें आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। और ये जो 9 लोकेशंस हैं यहां पर आप इसको नोट भी कर लिए होंगे कि कहां कहां पर ये 9 लोकेशन है। क्लियर। चलिए अब आगे थोड़ा सा हम और बात करते हैं परमाफ्रॉस्ट की, जो यहां पर हम बात कर रहे थे ना, परमाफ्रॉस्ट लॉस, ये क्या होता है, और जो अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन है, इसके बारे में हल्का सा मैं यहां पर आपको जिक्र कर देता हूं। देखो, परमाफ्रॉस्ट लॉस के बारे में आप मोटे तौर पर यह समझ सकते हैं कि जो पूरा बर्फीला क्षेत्र है, तो बर्फीला क्षेत्र पर जो मिट्टी जमी हुई है 2 साल से अधिक समय से, यहां ध्यान रखिएगा कि 2 साल से अधिक समय से जो मिट्टी जमी हुई है बर्फीले क्षेत्र में, वहां पर 0 से कम डिग्री का यदि तापमान है और वहां पर जो परमाफ्रॉस्ट के तौर पर पनपते हैं, तो उनमें पत्ते या फिर वृक्ष के जो अन्य अवशेष हैं वो उसमें दबे रहते हैं और उसमें कार्बन संचित रहता है, कार्बन स्टोरेज रहता है। क्लियर। तो यदि वो परमाफ्रॉस्ट पिघलने लगते हैं तो उनमें जो कार्बन संचित है वह फिर किस में जाएगा, वायुमंडल में वह फिर उत्सर्जित होगा, वायुमंडल में उसका निकास होगा। ऐसे में जब ये परमाफ्रॉस्ट पिघलते हैं तो फिर इससे कार्बन की मात्रा वायुमंडल में बढ़ती है और इससे क्या होगा, वायुमंडल को नुकसान होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि अब तक वो जो कार्बन था वह इस परमाफ्रॉस्ट में कैद था। लेकिन परमाफ्रॉस्ट यदि पिघल रहा है, क्यों पिघल रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग इसका सबसे बड़ा फैक्टर है। ग्रीन हाउस गैसों का इतना अधिक उत्सर्जन हो रहा है, उससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग या फिर कहें वैश्विक तापन के कारण इस वाले क्षेत्र में जहां पर बर्फ के अंदर में जो मिट्टी जमी हुई थी वह भी पिघलने लगती है और देन फिर उससे कार्बन उत्सर्जित होने लगता है, इमिट होने लगता है और वह फिर वायुमंडल में मिलने लगता है और इससे वायुमंडल को नुकसान पहुंच सकता है। क्लियर। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण के तौर पर माना जा रहा है सीटीपी के स्तर पर, जो हमने यहाँ पर जिक्र भी किया कि परमाफ्रॉस्ट लॉस है ना, परमाफ्रॉस्ट पिघल रहे हैं और इसका एक बुरा इंपैक्ट पड़ रहा है। दूसरा, जो अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, ठीक है, AMOC के तौर पर आप इसे समझ सकते हैं, अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, AMOC। यह है कहां पर, तो अटलांटिक वाले रीजन, ठीक है। मेरिडोनियल यानी कि भूमध्य रेखा से थोड़ा सा ऊपर वाले रीजन में ओवरटर्निंग, ओवरटर्निंग किस चीज का, तो समुद्री जल धाराओं का, है ना, सर्कुलेशन, वो सर्कुलेट होता है। क्लियर। तो यहां से होता है क्या, सामान्य तौर पर इस वाले रीजन में, ये जो अटलांटिक महासागर का ये जो रीजन है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, इधर यूरोप है और इधर ये अफ्रीका है। क्लियर। यह जो पूरा का पूरा रीजन है अटलांटिक महासागर का, तो इस वाले क्षेत्र में होता है क्या कि जो लवणीय जल है वो लवणीय जल उत्तर की दिशा में प्रवाहित होता है, लवणीय जल धाराओं का उत्तर की दिशा में प्रवाह होता है और फिर जो आर्कटिक क्षेत्र से जो जल है वह इधर की ओर यानी कि दक्षिण की दिशा में वह प्रभावित होता है सामान्य तौर पर, है ना। और ये जो है बहुत बड़ा कारण बनते हैं, बहुत बड़ा आधार बनते हैं वैश्विक लेवल पर तापमान को प्रभावित करने के तौर पर। क्लियर। अभी क्या हो रहा है कि जो यहाँ पर का लवणीय जल है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में क्या हो रहा है, बारिश अधिक हो जाने के कारण लवणीय जल में उनका मिश्रण हो जाता है और जब लवणीय जल में उनका मिश्रण हो जाता है तब फिर यह जो एक इक्वेशन बना रहता है कि ये इधर जाते हैं और ये इधर से इधर आते हैं, वह जो सर्कुलेशन है उस सर्कुलेशन पर बैड इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। और इसी के कारण इसमें डिस्टर्बेंस की स्थिति देखी जा रही है और इसी को यहाँ पर CTP यानी कि क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट के तौर पर देखा जा रहा है। क्लियर। तो इस लिहाज से भी ये जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां आपको समझने की जरूरत है। अब हम यहाँ पर बात करें कि मानव जनित कार्बन उत्सर्जन से क्या होता है, CTP में बढ़ोतरी होती है। जाहिर सी बात है, जब उत्सर्जन अधिक होगा तो क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेस का भी उत्सर्जन अधिक होगा, उनकी मात्रा और अधिक बढ़ेगी और इसका इंपैक्ट क्या होगा,
तो क्लाइमेट चेंज या फिर कहें ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, ये जितना ही ज्यादा होगा सीटीपी में उतना ही अधिक वृद्धि होगी। ठीक है, आगे आईपीसीसी की छठी आकलन रिपोर्ट में भी इस संदर्भ में चेतावनी जारी की गई थी। आईपीसीसी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज, इस संगठन के माध्यम से भी उसकी जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, छठी रिपोर्ट, उसमें भी इसके बारे में चेतावनी जारी की गई थी कि यदि हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आगे आने वाला समय और भी अधिक भयंकर हो सकता है। आगे बात करें, पेरिस समझौते के तहत भी लक्षित सीमा भी सीटीपी को रोक नहीं पाएगी। क्लियर, लक्षित सीमा यही है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पूर्व औद्योगिक स्तर के मैक्सिमम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही हम जो तापमान है उसकी वृद्धि होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो यह जो एक लक्षित सीमा है यह भी सीटीपी को रोक नहीं पाएगी यदि हम लगातार इसी गति से, इसी तीव्रता के साथ यदि हम कार्बन उत्सर्जन करते रहे तो, है ना। और इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यह होगा कि तेजी से जलवायु परिवर्तन होगा और साथ ही यह जो जलवायु परिवर्तन होगा यह अपरिवर्तनीय होगा, जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि हम उसको रिगेन कर ही नहीं पाएंगे, रिवाइव कर ही नहीं पाएंगे। यह इरिवर्सिबल चेंज होगा, है ना। यह कैसा चेंज होगा? तो यह इरिवर्सिबल होगा, इसको हम रिवर्स कर ही नहीं पाएंगे, है ना, फिर से हम प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे। और यह हमारी पृथ्वी के लिए, हमारी पृथ्वी के पर्यावरण के लिए यह बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो आज की चर्चा में हमने इन सभी बिंदुओं को समझने की कोशिश की। क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, इसे मैंने सरल भाषा में बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। जो 9 महत्वपूर्ण सीटीपी के तौर पर वर्तमान में इंगित किए गए हैं क्षेत्र, उनके बारे में हमने देखा। इनमें से 1-2 के बारे में विशेष तौर पर मैंने आपको बता दिया, और साथ ही इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इसके बारे में हमने आपको बता दिया। और इससे निपटने के लिए सरकारों को क्या करने की जरूरत है यह किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। पेरिस जलवायु समझौता हुआ है, उसमें कई सारी बातों का जिक्र किया गया है। एनडीसी यानी कि नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, है ना, राष्ट्रीय निर्धारित योगदान के माध्यम से सभी देशों से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपने अपने स्तर पर, अपने अपने हिसाब से जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए, वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने के लिए, कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास करें, है ना। ग्लासगो में लास्ट ईयर यानी कि 2021 में जो सम्मेलन हुआ था COP26 का, उसमें भारत ने भी इस संदर्भ में चिंताएं जाहिर की थी और भारत ने भी कुछ लक्ष्य तय किए हैं, जैसे कि 2070 तक भारत नेट जीरो इमिशन की बात कर रहा है। 2030 तक भारत 500 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से करने की बात कर रहा है कि नहीं। तो ये सभी पहले भारत सरकार की तरफ से की जा रही है, जिसको और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। और अन्य देशों के स्तर पर भी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनको भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, इससे निपटने के उपाय में। ठीक है, आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस चर्चा के आधार पर जो सवाल बन सकता है उसको यहाँ पर देख लीजिए। जलवायु परिवर्तन बिंदु से आप क्या समझते हैं, इसके प्रभाव और इससे निपटने के उपाय की चर्चा की। बहुत सीधा सा सवाल है। जलवायु परिवर्तन बिंदु के बारे में मैंने आपको बता दिया, कैसे कैसे यह प्रभावित हो सकता है, इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, और इसके निपटने के क्या कुछ उपाय हो सकते हैं। आप अपने स्तर पर कुछ इनोवेटिव उपाय भी बता सकते हैं, और भारत सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं उनके बारे में भी आप जिक्र कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन की उपयोगिता को बढ़ावा दिया जा रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की उपयोगिता को बढ़ावा दिया जा रहा है, सोलर सेल और सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जाए, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। इन सभी बातों का जिक्र आप अपने उत्तर में कर सकते हैं। आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में, किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।